हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 का जो कॉन्सेप्ट है उसका ये नोट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है, जो भी बेसिक्स थे और जो हम लोगों का वहाँ पे यूक्लिड के जो डिवीज़न एल्गोरिथम है और डिवीज़न लेम्मा है उससे वो क्या होते हैं और उसकी कौन कौन से सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में, किस तरीके से आते हैं, वो सारे चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आपने नहीं देखा है, अगर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस वीडियो में हम लोग जितना भी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बच गया है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट बच गया है, उन सभी को हम लोग क्लियर कर लेंगे। और इस एक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं सही तरीके से तो आपका जो चैप्टर 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको चैप्टर 1 की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो वीडियो को एकदम मिस मत कीजिए। एक एक पार्ट आपका, एक एक सेकेंड आपका बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हिंदी में कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या कहता है इसमें? मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको पढ़ के बताता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। देखिए, जितने भी टर्म इसमें आए हैं आप सबसे परिचित हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जो पार्ट 1 बनाई है उसके अंदर मैंने हर एक टर्म जो भी इसमें प्राइम कंपोजिट जो भी आया है मैंने सभी को डिस्कस किया था, सभी को समझाया है। तो देखिए, कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर आप लेते हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी अभाज्य संख्या को। कंपोजिट नंबर मतलब यहाँ पर आ गया आपका भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया भाज्य संख्या। तो किसी भी सभी कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। किस रूप में? तो कहता है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपको कंपोजिट नंबर दिया जाता है, भाज्य संख्याएं दी जाती हैं, कोई भी भाज्य संख्या दिया जाएगा तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि फैक्टराइज कर सकते हैं। किस रूप में? अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, ठीक है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब जो ये फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे ये क्या होगा? यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर द, किस चीज़ को छोड़कर? द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, यानी कि जिस ऑर्डर में हमने प्राइम फैक्टर्स को लिखा है उसको अगर हम इस बात पे विचार नहीं करें कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उसको हमने किस ऑर्डर में रखा है, अगर हम इस चीज़ को छोड़ दें तो ये क्या होगा? ये जो गुणनखंडन हम लोग करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं, ये क्या होगा? यूनिक होगा और ये अद्वितीय होगा। हिंदी में बोलेंगे अद्वितीय होगा, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिक होगा। मतलब सिर्फ एक ही तरीका है किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर के गुणनखंडन में अभाज्य संख्या के जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो एक यूनिक वे होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा गया है आपको फॉर एग्जांपल 12, ठीक है, तो 12 एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? देखिए, 2 × 2 × 3। देखिए, और इसका कोई भी तरीका नहीं है। आप इसको अगर आप कहेंगे कि सर मैं इसको 3 × 2 × 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर पहले कह रहा है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, यानी कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। अगर इसके ऑर्डर की बात नहीं की जाए, उस पर विचार नहीं किया जाए,
तब ये क्या है, अद्वितीय है। मतलब देखिए इसमें भी 2 बार 2 आया है और 1 3 आया है, इसमें भी 1 3 और 2 2 आया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 32 अगर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आप इसको आगे पीछे करेंगे, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आया है। ठीक है, और भी आप ले सकते हैं, जैसे आप ले लेते हैं अगर 30 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए 2 3 5। इसके अलावा हम लोग इस 30 को अगर हम लोग चाहें कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको हम एक्सप्रेस कर दें तो ये नहीं होगा। ये सिर्फ एक ही तरीका है, 3 2 3 5, बस इसको गुना करेंगे तो ही 30 आएगा। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्याएं ऐसी नहीं है जिनको गुना करने पर 30 आएगा। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं, जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। बस वही चीज़ है, बस इसको स्टेटमेंट बना दिया गया है और इसका एक थ्योरम है। चूँकि यही थ्योरम है बट वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं बताया जाता है, वहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बताया जाता है, अभाज्य गुणनखंड बताया जाता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, चूँकि ये मूलभूत है, कोई भी नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम एक किसी भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब आते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और किताब में हमें कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अंकगणित का आधारभूत जो प्रमेय अभी हम लोग ने पढ़ा, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम लोग HCF और LCM निकालने में करते हैं, जैसा कि आप लोग पहले भी कर चुके होंगे, लेकिन नाम चेंज था। उस टाइम आपको कहा गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है HCF LCM, जस्ट लाइक वैसे यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर हमें दिया रहता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर लेते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनका हम लोग गुणनफल करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, वो हमारा HCF होता है। बट कौन से कॉमन फैक्टर्स, कहते हैं कॉमन फैक्टर्स भी हमें वो देखने हैं जिनका एक्सपोनेंट यानी कि जो घात है वो सबसे छोटा हो, सबसे कम हो। ठीक है, तो उन कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम लोग HCF कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में उसको निकालेंगे, अगर आपको कह दिया जाए कि इस मेथड से आपको HCF और LCM निकालना है तो। अगला है क्या कि LCM। ठीक है, LCM आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी आपको सभी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। बट कौन से सभी, देखिए सभी तो आपको निकालने हैं, जो भी उसमें है यानी कि जो भी आप नंबर लेते हैं उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स रहेंगे सभी का गुणनफल। ठीक है, लेकिन सबको एक ही बार लेना है, एक एक बार ही लेना है, वंस टाइम ओनली। अब ये जब आप प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आपको ये देखना है कि प्राइम फैक्टर्स का जो ग्रेटेस्ट कंपोनेंट होगा जिसमें, उसी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वाले को इग्नोर कर देना है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये LCM क्या है, संख्याओं में संबंध, यानी कि जो इन्वॉल्व है हर एक अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं उनकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है LCM। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कहा जाए एग्ज़ाम में या फिर आपको निकालना पड़े कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 6 और 20, ये 2 नंबर दे दिए जाएँ। ठीक है, 6 और 20, और कहा जाए कि इसका आप अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालें और LCM भी निकालें। ठीक है, आपको 2 चीज़ दिया जाए या 3 नंबर दे दिया जाए, मैं यहाँ पे 2 ही नंबर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 6 का अभाज्य पहले गुणनखंड निकालना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड आपको आता है, आप निकाल चुके हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए 6 का, जैसे मान लीजिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये 6 कैसे आया, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कैसे करते हैं, 20 का कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, जब HCF की बात आएगी तो हम लोगों को ये देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स यानी कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसमें से कॉमन फैक्टर्स आप देखिए कौन से हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर्स भी आपको देखना है क्या कि स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाले, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ पर जो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना है, यहाँ पर 1। पहले इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 2 इंटू 3 लिख दीजिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर कितना है, सॉरी स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाला कौन सा फैक्टर है। देखिए 2 तो मिल रहा है, बट हमें आपको बताया गया है कि सबसे छोटी घात का ये लेना है, सबसे छोटी घात वाला जो फैक्टर होगा बस उसी को लेना है, बट कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 1 यहाँ भी है, और इसमें 2 का पावर 1, यानी कि चूंकि 2 का पावर 2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुने 2 का पावर 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि 2 का पावर 1 इधर है और 2 का पावर 1 इधर, मिल गया, हमें पावर मिल गया और कॉमन फैक्टर भी मिल रहा है, ठीक है। दोनों में 2 है और पावर भी हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 का पावर, इसको आप हटा दीजिए यहाँ पर से, HCF बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। इस दोनों का HCF हो जाएगा 2। अब आते हैं LCM पर। LCM में हम लोग क्या, इसको हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, और टाइम टू टाइम मैं शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो HCF यहाँ पर 2 निकल गया। अब HCF LCM में क्या करना है, देखिए LCM में आपको करना क्या होगा कि जो भी नंबर दिया गया है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 620 दिया गया, तो 6 को आपने लिख लिया 2 इंटू 3, और 20 को लिख लिया आपने 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ये 2 गुने 3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो गया। आपको कहा गया है कि LCM निकालने के लिए आपको सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, ठीक है। जो भी इसमें आया हुआ है प्राइम फैक्टर सभी को लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पर LCM लिख के आप लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 आया है, 3 आया है, और इसको अभी रख लीजिए, और 5 आया है, ठीक है। बट इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब ये देखना है कि 2 का सबसे बड़ा वाला एक्सपोनेंट कौन सा है, 2 का जो सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा घात है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 का पावर 2 है, इधर तो 2 का पावर 1 भी है, बट 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 लगा देंगे। बट 3 का पावर तो 1 ही है मैक्सिमम, और 5 का भी 1 ही है, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 गुने 5, यानी कि हो गया 5 या 15 चौका 60, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उसका यूज़ करके, यानी कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड मेथड भी कह सकते हैं, उसका यूज़ करके हमने HCF और LCM को कैसे फाइंड आउट किया, ये तरीका मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये जो सूत्र दिया गया है, ये आपको जो इक्वेशन दिया गया है इसको आपको याद रखना है। इस एल्गोरिथम को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम बहुत सारा आता रहता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है A और B, ठीक है, कोई भी 2 नंबर दिया गया हो आपको, और उसका HCF और LCM, अगर हम लोग उस 2 नंबर के HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतना ही आंसर आएगा जितना आंसर हमें, या जितना प्रोडक्ट हमें उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। यानी कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो उस 2 नंबर के HCF और LCM के बराबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब 2 नंबर मुझे दिया गया, आप उन दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है, और उन दोनों का HCF और LCM जो होगा उस दोनों को गुना कीजिए, दोनों आंसर आपका बराबर होगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कब, जब हमें LCM दिया रहता है और 2 नंबर दिया रहता है तो हम HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर HCF दिया रहता है और LCM मुझे निकालना होता है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग HCF निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे वो नंबर दिया गया है, HCF पता रहेगा 2 नंबर का, तो हम लोग LCM निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा फार्मूला, LCM बराबर हो जाएगा A गुने B बाई HCF ऑफ AB, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, अगर मुझे HCF ही निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा A गुने B और LCM ऑफ AB,
ठीक है, ये भी आपका एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। कभी कभी क्या होगा कि आपको HCF LCM दे देगा और कोई एक नंबर आपको कहेगा कि ये एक नंबर है, दूसरा नंबर पता कीजिए, ये भी हो सकता है। तो उसमें कैसे हम लोग करेंगे, तो मान लीजिए कि आपको कोई एक नंबर दिया गया है, फॉर एग्जांपल A दे दिया गया, B निकालना है। तो अगर A निकालना है आपको तो क्या करना होगा, सेम वैसे ही करेंगे बट थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर HCF गुने LCM करेंगे और नीचे में अगर A निकालना है तो B से डिवाइड करेंगे, अगर B निकालना होगा तो A से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 फॉर्मूला आपका इससे ड्राइव हो गया। ठीक है, चलिए अब इस पे सवाल एक देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे इस तरह का सवाल। देखिए इसमें क्या करेगा कि आपको हमने बता दिया आपको कि LCM HCF या फिर कोई एक नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए इसमें आपको ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, सपोज दैट मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि HCF ऑफ 96404 इज इक्वल टू 4, देन LCM इज व्हाट। ठीक है, LCM ऑफ, या फिर इसको आप ऐसे कर दीजिए, LCM ऑफ 96404 इज इक्वल टू व्हाट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि LCM आपको दे दे और HCF निकाले, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है। देखिए ये पूछ सकता है कि अगर 96 और 404 का HCF 4 है, ठीक है, तो LCM क्या होगा। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, मतलब इन दोनों को गुना करके डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दे कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है और उन दोनों नंबर का HCF इतना है, तो LCM कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वहाँ पे अगर कोई बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया है, मुझे तो नंबर दिया नहीं गया है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर गलत सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि समझना है कि यहाँ पर जो A इंटू B दिया गया है, ये क्या है, A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, AB का प्रोडक्ट। मतलब जब A को और B से गुना कीजिएगा तो हमें प्रोडक्ट ही आएगा 2 नंबर का, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट ऊपर में रख देना है, नीचे में HCF या LCM रख के जो भी मुझे नहीं पता है वो हम पता कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM ऑफ 96404 निकालना है, क्या हो जाएगा। देखिए इसका मुझे 2 नंबर पता है, 96 और 404, तो यहाँ पे लिखेंगे 96 इंटू 404 और डिवाइड बाई कितना है आपका HCF, तो 4 है। देखिए ये नंबर हमारा कट जाएगा 101 से। ठीक है, तो अब गुना करके कितना आंसर आएगा, 96 इकाई 96, 96 इकाई 96, यानी कि 9696, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि LCM हमारा हो गया 9696 इस 2 नंबर का। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान से और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो हम इसके बाद एक वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग टॉपिक इसमें क्या है। अब दूसरा टॉपिक है कि रेशनल नंबर। जो हम लोगों ने पढ़ा था, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव में यानी कि डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रेशनल नंबर को अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पार्ट 1 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये 2 प्रमेय है, 2 थ्योरम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे न्यूमेरिकल्स जो आपका प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आता रहता है, इसलिए इसको भी ध्यान से समझिएगा और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा इसके सवालों को, और ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो वो अच्छा जाए। देखिए रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्या होता है ये बता चुके हैं हम पिछली वीडियो में ही बहुत अच्छे से। देखिए परिमेय संख्या, अगर जो हमारा रेशनल नंबर है अगर वो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, ये हम कैसे पता करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को देख के, या फिर जो शांत हमारा है या फिर अशांत आवर्ती है तो उसके जो उसको जब हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसमें जो रेशनल नंबर आएगा वो किस तरीके का होगा। मतलब उसके जो नीचे के जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 के पावर में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछली जो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी रेशनल नंबर अगर जिसका डिनोमिनेटर 10 होता है या 10 के पावर में होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। ठीक है, या फिर टर्मिनेटिंग अगर है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 के पावर में होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा 0.385, तो आप जानते हैं कि इसको हटाएंगे यहाँ से पॉइंट तो यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा 1000, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 385/10
10⁻³ यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर शांत दशमलव प्रसार में कोई नंबर दिया गया है आपको, डेसिमल जो है आपका टर्मिनेटिंग है, तो आप जब उसको रेशनल नंबर में बदलेंगे तो आप इस तरीके से 10 के पावर में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप देखिए कि ये 10 जो है हमारा, इस 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5 ही आता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 5 का पावर 3, 2 × 5 का पावर 3 हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, है ना, 2⁻3 5⁻3। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब टर्मिनेटिंग था, कोई भी टर्मिनेटिंग लीजिएगा तो इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर से हमारा डेसिमल एक्सपेंशन अगर शांत रहेगा तो हम उसको इस रूप में ही देखते हैं। तो आप इससे 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर शांत अगर है दशमलव प्रसार, तो जब हम लोग परिमेय संख्या रेशनल नंबर में उसको चेंज करेंगे तो उसका जो Q का वैल्यू होगा वो Q को हम लोग 2⁻m और इंटू 5⁻n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रमेय आपका ये कहता है। दूसरा प्रमेय आपका सिर्फ इसका उल्टा है। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया गया है जिसके अंदर Q की वैल्यू जो है, आपकी Q की जो भी वैल्यू है उसको हम लोग, या Q जो है वो इस रूप में अगर हम लोग लिख सकते हैं, देन उसको अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे 14/25 दे दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि ये बताओ कि ये डेसिमल जो एक्सपेंशन जब इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आप इसको भाग दीजिएगा नहीं, आपको इस नीचे वाले को देख लेना है, क्योंकि आप देख लिए हैं कि जो भी टर्मिनेटिंग होगा उसको हम लोग 1000 यानी कि 10 के पावर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। 10 के पावर में चेंज करने का मतलब हो गया कि लास्ट में हमें इस रूप में जो डिनोमिनेटर है उसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा अगर टर्मिनेटिंग होगा तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, या तो ये 2 का पावर m में हो सकता है या फिर 5 का पावर n भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी केस में क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 14/25 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 14/25 × 4 तो देखिए ये कितना हो गया, 56/100 हो गया, यानी कि 0.56 हो गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। बट इसके लिए क्या हुआ कि मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ गई, है ना, डिवाइड करने की, ये भी देखना है आपको 10 के पावर में आ गया ये चीज़। ठीक है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर हमें विदाउट डिवीज़न ये पता करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो भी नंबर दिया गया हो, जो भी आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके देखेंगे क्या इस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है कि नहीं, क्या इस दोनों फॉर्मेट में लिखा जा रहा है या सिर्फ इसमें, या इसमें किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। देखिए 5 का पावर 2 हो गया, मतलब ये इस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है ना, लिख सकते हैं इसको 5 का पावर 2 यानी कि 5 का पावर n हो गया, इस फॉर्मेट में इसका डिनोमिनेटर हो गया, हर हो गया। देन हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसका वो टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो गया। एक और इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल 7/80 आ गया, मान लीजिए 7/80, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आपको सिर्फ इसको देख के बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, देखिए 7 है ना, अब 80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 80 को हम लोग लिख सकते हैं, 80 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 240 हो गया, 220 हो गया और 210 हो गया, 25 हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 2 का पावर 1 2 3 4 हो गया, यानी कि 2 का पावर 4 × 5 हो गया। देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया कि 2 का पावर कुछ होना चाहिए, 2 के पावर में कुछ है, और 5 का पावर कुछ होना चाहिए, 5 के पावर में कुछ है, यानी कि 1 है यहाँ पर। इस फॉर्मेट में जब आ गया तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा रेशनल नंबर दिया गया है 7/80, इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, 2 का पावर m और 5 का पावर n में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, जो भी डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया गया है, देन वो शांत नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि अशांत आवर्ती में होगा। ठीक है,
आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में कि ये कोई रेशनल नंबर दे दिया जाएगा, इस तरीके से कोई रेशनल नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, बिना भाग लगाए, बिना वास्तविक आपको भाग लगाए हुए, भाग की जो प्रोसेस होती है उसको किए हुए आपको बताना है कि ये जो नंबर है ये हमारा जो डेसिमल में जब चेंज करेंगे, दशमलव में जब चेंज करेंगे, तो वो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगा, अशांत आवर्ती में होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे आपको मैंने बता दिया है कि इसकी कैफियत आपको चेक कर लेना है कि क्या इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसको हम लोग 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n या फिर दोनों के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 50 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज करिए 50 को, क्या करेंगे इसमें, जब इसको आप लोग करेंगे, सॉरी 5 का 25 हो गया, तो यहाँ पर 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, यानी कि 2 35 के नीचे लिख सकते हैं 2 गुने 5 का पावर 2, यानी कि 2 के पावर में कुछ है, 5 के पावर में कुछ है और दोनों का प्रोडक्ट है। यानी कि इस रूप में जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 2 का पावर m या 5 का पावर n इस रूप में होना चाहिए, तो ये हमारा उस रूप में है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि इसको आप टर्मिनेट, जब डेसिमल है तो आप इसको डेसिमल में चेंज करिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, सिंपली डिवाइड कीजिएगा। तो आपको एक आसान तरीका मैं बताता हूँ कि आपको ये लिखना है नीचे में 2 गुने 5 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पर कि इसको हमें 10 के पावर में लिखना है, तो 2 का पावर, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 10 के पावर में बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 पावर देना होगा, तो यानी कि 1 2 से और गुना करना होगा, तो 1 2 से गुना कीजिएगा तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 70 और नीचे में कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 मतलब 10 का पावर 2 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10 का पावर 2, यानी कि 70/100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो हमारा नंबर था वो हमारा चेंज हो गया डेसिमल में। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो हमारा, ये इसको ऐसे कर देते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है, 7 का पावर 17 आ गया, यानी कि ये 7 एक्स्ट्रा आ गया। चूँकि हमें अगर सिर्फ इतना ही रहता तब तो ये डेसिमल हमारा जो है टर्मिनेटिंग शांत हो जाता अगर हम लोग बनाते तो, लेकिन यहाँ पर चूँकि 7 भी आ गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो मिला जुला के आपका जो भी टॉपिक था मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, लगभग सारे टॉपिक हो गए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कहीं से कुछ चीज़ डाउट है या फिर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे इसमें आगे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID पे आप फॉलो करके वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सेकंड चैप्टर का जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग आगे के जो चैप्टर हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।